हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हिस्ट्री की क्लास में आज हमारी चौथी क्लास होने वाली है। कौन सी? फोर्थ नंबर क्लास। ये ध्यान रखना, आज हम आपको फोर्थ नंबर क्लास पढ़ाने वाले हैं और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और देखो ध्यान रख लो, किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहां से पूछा जाएगा, गोविंद सर के द्वारा पढ़ाया गया पूछा जाएगा, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि हर एक टॉपिक और पीवाईक्यू को मैं साथ में लेकर के आपके साथ क्या कर रहा हूं, डिस्कशन। इधर उधर की ज्यादा कहानी नहीं, टू द पॉइंट केवल क्लास टॉपिक पर बात करेंगे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास में बंगाल में अंग्रेजों की प्रभुसत्ता कैसे स्थापित हुई, सॉवरेनिटी कैसे स्थापित हुई, वॉर ऑफ प्लासी या बैटल ऑफ प्लासी, और उसके बारे में उसकी जो हिस्टोरिकल कॉन्सिपरेंसी थी, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक जो संजिश थी, वो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की भारत में बंगाल क्षेत्र में कैसे देखने को मिली। किस तरीके से अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र के तहत भारतीय मतलब बंगाल के राजाओं में एक षड्यंत्र डाल करके किस तरीके से अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड क्लाइव ने धीरे धीरे भारत में अपने कदम आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ मतलब मजबूत करना स्टार्ट कर दिए थे। तो आइए देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं हम। भाई आखिरकार बात आती है कि बंगाल पर ही अंग्रेजों की निगाह क्यों थी। तो आप ये बोलोगे, बंगाल उस समय का एक तो क्षेत्रफल में भी काफी बड़ा था, जनसंख्या में भी काफी ज्यादा था और समृद्ध था, प्रोग्रेसिव था, व्यापार वाणिज्य। यहां टेक्सटाइल उद्योग कह सकते हो आप, कपड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग। साथ ही साथ मैं आपको क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो आज ये मत कह देना कि राजस्थान बड़ा है या बंगाल छोटा है, नहीं। उस समय बंगाल में कौन कौन आते थे आपको ये समझने की जरूरत है। जब मैं बात कर रहा हूं अंग्रेजों के समय की, तो उस समय बंगाल में भैया, बंगाल में केवल बंगाल नहीं था, पश्चिम बंगाल, इसमें उड़ीसा भी था, इसमें बिहार भी था और इसमें भैया बांग्लादेश भी था। जो आजादी के बाद ये क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान के रूप में क्या हुआ था, बंगाल से अलग हुआ था। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक महत्व की बात करूं उस क्षेत्र की, तो यहां ये एक समय का एक औद्योगिक इंडस्ट्रियल सेंटर था। किसका? टेक्सटाइल मतलब कपड़ों का और कपास का। यहां भारी उत्पादन होता था कपड़ों और कपास का, ध्यान रखना इस चीज का। साथ ही साथ अगर मैं व्यापारिक महत्व की बात करूं तो मुगलों का आर्थिक इंजन ये कहा जाता था, कह सकते हो। यहां बड़ा कलकत्ता बंदरगाह भी था और मुगलों का इकोनॉमी की इंजन था। इसीलिए अंग्रेजों की निगाह किस पे थी भाई? बंगाल पे थी। और बड़े ही आसानी से समुद्र के रास्ते अंग्रेज जो है यहां से माल लेकर के सीधे यूरोप की ओर क्या हो जाते थे, चले जाते थे। ठीक है, ये क्षेत्र आप देख रहे होंगे, ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। इसके जस्ट ये जो क्षेत्र है ये भैया क्या है, उस समय का बंगाल है। ठीक है ना। आज आप देख रहे होंगे यहाँ बिहार है, झारखंड है और ये बंगाल है, ये बांग्लादेश है। ठीक है ना। ये सब किसमें आता था भैया? तो ये सब उस समय के बंगाल में आता था। ठीक है ना। इसके साथ ही अगर मैं आगे बात करूं तो बात आती है संघर्ष की जड़ कहां से ही थी। तो देखो, जैसे ही 1707 में औरंगजेब की क्या हुई, मृत्यु हुई। ध्यान रखना, औरंगजेब से पहले भारत में मुगल साम्राज्य अपने मजबूत जड़ को बनाए हुए था, मजबूत नींव को बनाए हुए था। मुगलों के सामने अच्छे टिक नहीं पाते थे। जैसे ही सबसे खतरनाक शासक औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद धीरे धीरे मुगल क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और भारत में क्षेत्रीय शक्तियां, साथ ही साथ कह सकते हो आप लोग जो मुगलों के ही सेनापति थे, गवर्नर थे, वो मजबूतीपन दिखाते हैं और यूरोपीय शक्तियां भी भारत में धीरे धीरे आकर के मुगलों के ऊपर क्या होती हैं, हावी होती हैं। ठीक है ना। तो बात करते हैं यहां के भाई संजिश की जड़ कहां से थी। देखो, मुगलों में एक शासक था जिसका नाम था फारूक सियर। ठीक है ना। उसने क्या, उसे एक फोड़ा हो गया था, तो डॉक्टर हैमिल्टन, अंग्रेज डॉक्टर था हैमिल्टन, उसने उस फोड़े को क्या कर दिया था, एकदम से ठीक कर दिया था। तो फारूक सियर ने भारत में अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने के लिए 3000 रुपए वार्षिक मुक्त व्यापार पर क्या कर दिया, एक दस्तक पत्र, शाही फरमान जारी कर दिया था, जिसे हम दस्तक पत्र, जिसे क्या कहते हैं, दस्तक पत्र कहते हैं। किसको जारी कर दिया? तो आप कहोगे भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी कर दिया। अब चलो ठीक है, मुगल कौन थे, दिल्ली पे थे।
लेकिन भैया अंग्रेज केवल दिल्ली पे ही थोड़ी व्यापार करेंगे, वो बंगाल में भी व्यापार करेंगे, वो उड़ीसा में भी व्यापार करेंगे, मद्रास में भी करेंगे, बंबई में भी करेंगे, गुजरात में भी करेंगे और दक्षिण भारत में भी करेंगे भैया। वो तो व्यापार उस फरमान को लेकर के जाएंगे, दिखा देंगे। जब कोई टैक्स की बात करेगा कि भाई हमारे लिए मुगल शासक, दिल्ली के शासक ने क्या कर दिया, एक दस्तक पत्र क्या कर दिया, जारी कर दिया, भाई इस दस्तक पत्र के आधार पर ही हम क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। और हमने 3,000 रुपए वहां दिल्ली मुगल शासक को जमा कर दिए और पूरी साल अब हमसे क्या नहीं लिया जाएगा, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। चलो अंग्रेज व्यापार कर रहे मान ली, भाई सेंटर ने बोल दिया है, दिल्ली ने बोल दिया है, तो राजस्व सुन भी लगी, कोई फर्क नहीं है। दिक्कत कहां आई? दिक्कत यहां आई कि उस शाही फरमान का, उस दस्तक पत्र का, उस फ्री ट्रेड पत्र का अंग्रेजों ने मिसयूज, दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिया। अब इसका दुरुपयोग कैसे करेंगे? एक तो नालायक विदाउट टैक्स खुद ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहे हैं। उसके साथ साथ उस व्यापार दस्तक पत्र को क्या करेंगे कि वो भारतीय जो व्यापारी थे या अन्य जैसे फ्रांसीसी थे, डच थे, डेनिश थे, स्वीडिश थे, अन्य क्षेत्रीय व्यापारी थे, इनको भी बेचना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। जितने 3,000 रुपए मुगल को नहीं दे रहे, उससे ज्यादा का तो वो जगह जगह बेचना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। अब एक चीज बताइए, जब सब ही व्यापार फ्री करेंगे तो भैया राजा की इनकम, भाई किसी भी राज्य की, किसी भी सरकार की इनकम का सोर्स क्या होता है? तो आपका जवाब होगा कि भाई टैक्स होता है। आज भी वर्तमान में सरकार चलती है, उनका मेन जो सोर्स होता है इनकम का, मेन सोर्स ऑफ इनकम, तो भैया वो रेवेन्यू ही होता है, टैक्स ही होता है। जब टैक्स फ्री कर दिया, दस्तक पत्र जारी करे, तो राजाओं को मुसीबत खड़ी हो जाएगी। राजाओं में गुस्सा फैलेगा, आक्रोश फैलेगा अंदर से, मुगलों के प्रति भी और अंग्रेजों के प्रति भी जो फ्री कर रहा है। ऐसा ही हुआ बंगाल में, ऐसा ही हुआ। बंगाल में शासक कौन होते थे? नवाब होते थे। तो यहीं से हम बात करेंगे आपसे कि भैया मुगलों का पतन और स्वतंत्र बंगाल का उदय कैसे हुआ। तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, इसके बाद मुगल शासक क्या हो गए, कमजोर हो गए भाई। और यहां एक व्यक्ति था मुगलों का ही, एक सूबेदार था जो बंगाल का नवाब या सूबेदार बना बाद में। इसने क्या कर दिया, राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। देखो ये ढाका यहां थी और ये इधर ले आया भैया मुर्शिदाबाद की, और आप देख रहे होंगे राजधानी को। और व्यवहारिक रूप से इसने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया और स्वतंत्र कार्य करने लग गया। लेकिन क्या करता था, मुगलों को नजराना भेजता था, मतलब कुछ पैसा साल में या जो भी रख रखा था वो भेजता था भाई। ठीक है, तो देखना होगा क्या यहां पे, ये मुर्शिद कुली खां मजबूत हो जाएगा। फिर यहां एक व्यक्ति है सुजाउद्दौला, जिसने 1727 से 39 तक शासन किया था। एक चीज ध्यान रखना, इतिहास में कुछ जो तारीखें हैं वो भैया विवाद का कारण है, उन पर ज्यादा ना जाइएगा। अधिकांश तारीख आपको सही मिलेंगी, लेकिन कहीं कहीं तारीख विवाद से है, कहीं कोई कुछ और मानता है, कहीं गूगल कुछ और दिखाता है, किताबें कुछ और दिखाती हैं भैया, अन्य सोर्स कुछ और दिखाती है। ठीक है, तो कह रहा है अत्यंत न्यायप्रिय था, जिसने अलीवर्दी खां को बिहार का क्या नियुक्त किया था, सूबेदार। किसने? सुजाउद्दौला ने। कहां का? बिहार का सूबेदार। समस्या कहां आई कि सुजाउद्दौला का ही पुत्र था। किसका? इसका सुजाउद्दौला का पुत्र था, जिसका नाम था सरफराज खां, जो सुजाउद्दौला के मरने के बाद 1739 से 40 तक रहेगा, ने यहां विद्रोह पैदा कर दिया। विद्रोह इतना कर दिया कि तख्ता पलट तक कर दिया 1740 में, और सरफराज खां को मार गिराया, पटक दिया, मार दिया उसे हमेशा। फिर खुद को क्या कर लिया, लीगलिटी हासिल कर ली। फिर उसने अलीवर्दी खान ने मुगल बादशाह को 2 करोड़ रुपए देना क्या कर दिया, नजराना। भाई 2 करोड़ रुपए वहां मुगल बादशाह को भेज दिए कि भाई अब बंगाल का सरफराज खान ही रहेगा, अब बंगाल का शासक अलीवर्दी खान होगा। बात ये आ गई। आगे क्या करेगा ये, मुगलों को कर देना क्या कर देगा, बंद कर देगा। यही दिक्कत आ गई। और बंगाल को पूरी तरह से क्या करेगा, पूरी तरह से, ये देख रहे होंगे आप अलीवर्दी खान को, और बंगाल को पूरी तरह से अपने दम पर चलाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। अब एक चीज बताइए आप लोग, मुगलों और इसके बीच में क्या हो गई, दिक्कत पैदा हो गई। इसकी एक विचारधारा थी अंग्रेजों के प्रति कि ये बोलता था कि अंग्रेज वो मधुमक्खी का छत्ता है, यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो ये क्या देंगे, शहर देंगे, और इनको छेड़ा जाएगा तो ये काट काट कर क्या कर देंगे, मार डालेंगे। ये किसने कंपेयर की थी, ये कई बार पूछा गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए
कि ये विचार किसका था भाई? अलीवर्दी का था कि भाई अंग्रेज ऐसे मधुमक्खी का छता है, अगर इनसे कुछ नहीं कहोगे तो ये शहर देंगे, और भैया इन्हें छेड़ोगे तो ये काट काट कर क्या कर देंगे? मार देंगे। ठीक है ना, काट काट कर क्या कर देंगे? मार देंगे। उन्होंने कहा कि जनता, कह रहा वो जनता स्पष्ट जानता था कि अंग्रेज एक खतरनाक है मधुमक्खी के छता की तरह। अब भैया सिराजुद्दौला के उत्तराधिकार को लेकर के चुनौती होगी। कह रहा अलीवर्दी खान को कोई पुत्र नहीं था, अलीवर्दी खान का। फिर नया नवाब कौन बनेगा इसके बाद? तो 1756 में अपने ही छोटी बहन का पुत्र था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। ये क्या करेगा? अपने ही छोटी बहन के पुत्र सिराजुद्दौला को क्या बना देगा भाई? उत्तराधिकारी नियुक्त कर देगा अपना। और यही फिर दरबार में शत्रुता पैदा हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब इसका बेटा नहीं था तो ये अपने बहन के पुत्र को बनाएगा, तो अन्य दरबारी, इसके घर पड़ोसी, मौसी मौसी सब क्या हो जाएंगे? इसके खिलाफ हो जाएंगे। जिसका नाम घसीटी बेगम था, सब दरबार में और को भी वो मिला लेंगे और इसके खिलाफ एक माहौल क्या कर देंगे? तैयार कर देंगे। और इसी का फायदा कौन उठाएगा? अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव उठाएगा। आप सबको पता है प्लासी का युद्ध या भारत में अंग्रेजों की एंट्री, बंगाल में अंग्रेजों की एंट्री ऐसे ही नहीं हो गई। अंग्रेजों में इतना दम नहीं था कि भारत में एंट्री मार देते। कहां एक छोटी सेना, कहां बंगाल के नवाब की 50,000 की सेना, अंग्रेजों ने मात दे दी। इसके पीछे का कारण क्या था? सिर्फ एक छोटा कारण था। आपने गाना सुना होगा, अपने ही गिराते हैं नशे मन पर बिजियां। अपने ही तो गिराते हैं नशे मन पर। घर का भेदी लंका ढाए। प्लासी युद्ध में घर के भेदी ने लंका को ढा दिया, अपनों ने नशे मन पर बिजली गिरा दी। इसीलिए तो अंग्रेज हावी हो गए, वरना उनकी औकात थी कि भारत में एंट्री मार दें। तो चलते हैं आगे। रॉबर्ट क्लाइव इसी संजिश का क्या करेगा भाई? फायदा उठाएगा। यह एक घटना और घटित होगी। जब यह बात नवाब को पता चलेगी तो नवाब सिराजुद्दौला क्या करेगा? फोर्ट विलियम क्लब पर क्या कर लेगा? कब्जा कर लेगा। ये 20 जून 1755 की बात है, जिसे काल कोठरी की घटना भी कहेंगे। यह एक घटना घटित होगी। फोर्ट विलियम पर जब कब्जा करेगा तो ये अंग्रेजों को गुस्सा आएगा। तब गुस्से में नवाब क्या करेगा कि मतलब अंग्रेजों के लगभग 146 लोगों को, 146 लोगों को एक काल कोठरी में क्या कर देगा? बंद कर देगा। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। और यहां यह माना जाता है कि भैया 123 अंग्रेजों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसमें केवल 23 लोग ही जिंदा बचते हैं। ऐसा किसने कहा था? ये दिन रात कब की थी? 20 जून की रात थी। इसे हॉलवेल की घटना क्यों कहते हैं इसे? कि एक चश्मदीद गवाह था जिसका नाम हॉलवेल था। ये अंग्रेज अधिकारी था, जे हॉलवेल इसका नाम था। दे ध्यान रख लेना, जे हॉलवेल। ठीक है। लेकिन कुछ इतिहासकार ये बात भी कहते हैं कि ऐसा नहीं था। ये जो घटना है, ये हॉलवेल की क्या थी? मनगढ़ंत घटना थी, ताकि वो अंग्रेजों को युद्ध के लिए क्या कर सके? उकसाए, ऐसा कह करके। कुछ लोग ये मानते, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं। ठीक है भाई। अब यहां होगा क्या? क्लाइव का ऐतिहासिक षड्यंत्र। अब क्लाइव यहां बंगाल में क्या रचेगा? षड्यंत्र चौक। उसे पता चल गई कि सिराजुद्दौला के खिलाफ ही उसके दरबार में उसके अपने ही क्या कर रहे हैं? षड्यंत्र बना रहे हैं। उसे मार गिराने का प्रयास कर रहे हैं, उसके शासन को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, खुद उस पर क्या बैठने का प्रयास कर रहे हैं। तो भाई यही तो फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों की यहां से क्या हो जाएगी भैया? स्टार्ट हो जाएगी। अंग्रेजों ने तो यहीं से फूट डालो राज करो की नीति करने का क्या कर दिया? माहौल क्रिएट कर दिया। उसने दरबार में जाकर के लोगों को लालच देना स्टार्ट किया। उस समय नवाब सिराजुद्दौला का जो मुख्य सेनापति था, जिसका नाम था मीर जाफर, याद रखना, ये एक नंबर का धोखेबाज। इसके नाम के आगे अगर भैया हम धोखेबाज लगा दें तो कोई हमें दिक्कत नहीं है इस बात से, कोई हमें परहेज नहीं है इस बात से, कोई दुख नहीं है हमें इस बात से। एक था यार लतीफ, ये सैनिक अधिकारी था। एक बैंकर था जगत सेठ और एक दीवान था राजद्रोह। सब। अब ये कौन था? कॉन्स्पिरेंसी वेब, मतलब संजिश की लहर दौड़ाने वाला, संजिश की लहर दौड़ाने वाला रॉबर्ट क्लाइव सबको लालच देगा। ये मीर जाफर को लालच देगा कि भाई इसे हरवा दे, तुझे हम क्या बना देंगे? बंगाल का नवाब। जब भैया उसके मुख्य सेनापति को बंगाल के नवाब का ऑफर दे रहा है तो कैसे नहीं उसका मन पिघलेगा। और हिंदुस्तानी तो वैसे भी लोभी लालची होते हैं, इनको लालच दे दो, ये अपनों को ही मरवा देते हैं। तो ऐसा ही तो यहां में देखने को मिल रहा है। इतिहास के पन्नों में सबसे धोखाधड़ी की क्या थी?
ये घटना थी। अब इसी को लेकर के 23 जून 20 जून को हॉलवेल की घटना होगी। जस्ट 3 दिन बाद प्लासी का युद्ध होगा। बंगाल में भागीरथी के तट पर एक जगह है जिसका नाम है प्लासी, वहीं स्टार्ट होगी बैटल ऑफ प्लासी। देखो ये भागीरथी नदी बह रही है, एक तरफ बंगाल के नवाब की सेना, एक तरफ छोटी मोटी सी अंग्रेजों की एक टुकड़ी है। फर्क क्या है? अंग्रेजों की तरफ से भैया नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आप जवाब दोगे कि भाई अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। उसकी एक छोटी सी टुकड़ी थी, बहुत ज्यादा बड़ी थी नहीं। जबकि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के पास सैनिक 50,000 से भी ज्यादा, इतनी विशाल सेना अंग्रेजों के आगे, फिर भी हार गई। इसके पीछे का कारण क्या? कि भाई अपने ही गिरा रहे हैं नशे मन पर, अपने ही सब कुछ खत्म कर रहे हैं, अपना ही मिल गया अंग्रेजों में जाके। विश्वासघात और पराजय के बारे में बात करें तो ये आदमी नालायक बड़ी सेना को लेकर के पहुंचा ही नहीं अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि पहले से ही बात बन गई मीर जाफर से, तो ये पहुंचा ही नहीं, क्योंकि यही मुख्य सेनापति था, बड़ी सेना का कमान संभाल रहा था। करा युद्ध शुरू होते ही मुख्य सेनापति मीर जाफर पूरी सेना को लेकर के क्या हो गया? अलग हो गया। उसने युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया, इसीलिए इसे षड्यंत्र कहते हैं, कूटनीतिक युद्ध कहते हैं। नवाब क्या करेगा? अपने ही सेनापति के विश्वासघात को देखकर सिराजुद्दौला का मनोबल डाउन हुआ और वो नवाब युद्ध के मैदान से क्या हो जाएगा? मुर्शिदाबाद भाग जाएगा। वही उसे क्या कर लिया जाएगा? बीच रास्ते में पकड़ लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मीर जाफर का ही पुत्र क्या करेगा? मीरन जिसका नाम था, सिराजुद्दौला की हत्या कर देगा। तो यहां सिराजुद्दौला की बैटल ऑफ प्लासी में क्या हो जाती है? हत्या। हमारा इतना मजबूत नवाब जिसके पास 50,000 से ज्यादा की सेना, अंग्रेजों के पास मुश्किल से 500 सेना की एक टुकड़ी, और यहां भारतीय क्या हो रहे हैं? भारतीय पराजय का सामना देख रहे हैं। किस वजह से? कि अपना ही सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के चक्कर में आकर के क्या हो जाता है? बिक जाता है। निष्कर्ष ये निकला कि प्लासी का युद्ध वीरता से नहीं बल्कि धोखे और प्रपंचन से क्या होगा? अंग्रेज जीत जाएंगे। और यहां जो मीर जाफर है उसको क्या बना देंगे? मीर जाफर को भैया यहां का नवाब बना देंगे। देख रहे हैं, कठपुतली पपेट गवर्नमेंट बना देंगे। मीर जाफर बंगाल का नवाब बनाया गया। नालायक ये बैठा है, देखो हंस रहा है। देख रहे सब जगह जालों से जकड़ लिया इस हरामी को। इसी की वजह से भारत में अंग्रेज इतने साल क्या कर गए। अगर शुरुआत ये नहीं करवाता तो क्यों अंग्रेजों को लालच मिलता? जब अंग्रेजों को ये पता चल गई कि भारतीय लोगों में षड्यंत्र डाल करके बड़े आसानी से इनको आपस में लड़वा करके इनसे सत्ता को छीना जा सकता है, बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत रूप से क्या करेगा? लॉर्ड क्लाइव धन की लूट करेगा और कई क्षेत्रीय लाभ लेगा जो इसे जरूरत थी। 24 परगना की इसने दीवानी प्राप्त कर ली, दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए, और इसी युद्ध में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की क्या पड़ जाएगी? नींव पड़ जाएगी। एक प्रकार से कह दोगे ब्रिटिश साम्राज्य का दरवाजा जो है क्या हो जाएगा? प्लासी के युद्ध में खुल जाएगा। भारत में ब्रिटिश धीरे धीरे मजबूत होना क्या हो जाएंगे? स्टार्ट हो जाएंगे। जहां तक उन्हें यह कंफर्म हो जाएगा कि अब आराम से फूट डाल राज करोगे नीति के तहत हम क्या कर सकते हैं? आराम से भारत में शासन कर सकते हैं। देखो कुछ ये इंपोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद करने हैं। 1770 फारूक शेर द्वारा शाही फरमान जारी किया जाएगा जिसे दस्तक पत्र कहते हैं। डॉक्टर हैमिल्टन ने इसका फोड़ा सही किया था। 1756 काल कोठरी की घटना है, याद रखना है इस चीज को। गद्दार कौन निकला? मीर जाफर, राय दुर्बल और जगत सेठ। और भैया 1740 में कौन था? अलीवर्दी खान ने सरफराज को क्या कर दिया? मार के सत्ता कब्जा ली। और 1757 में क्या होगा बच्चों? प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच हुआ? तो आप कहोगे लॉर्ड क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। इसका मुख्य सेनापति कौन था? तो मीर जाफर था। दूसरा कौन था सैनिक अधिकारी? यार लतीफ था। ठीक है ना। परिणाम क्या हुआ? 24 परगना की जागीर किसको दे दी जाएगी? अंग्रेजों को दे दी जाएगी। और इसे पपेट गवर्नमेंट, कठपुतली गवर्नमेंट बना करके मीर जाफर को रखा जाएगा। तो यहां क्या देख रहे हैं? यहां अंग्रेजों ने भारतीय साम्राज्य में धीरे धीरे, बंगाल में ही सही, बंगाल ही तो उस समय का एक मजबूत स्टेट था जो हर तरीके से आर्थिक रूप से मजबूत था, औद्योगिक रूप से मजबूत था। ठीक है। इससे जस्ट आगे कल जो हम पढ़ेंगे बेटा वो बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे। मैं जो पढ़ा रहा हूं आप लोग ध्यान रखना, एक एक चीज आपके लिए क्या है? इंपोर्टेंट है, इसीलिए आप क्या करिए? गौर से इसको पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों,
गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू दोस्तों।